हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली आइस रिवर वैली का मैटर क्लोज हो गया था। जियन यूनर के साथ ये क्लैन में मौजूद था, जहाँ पर यूनर जियन को शाओ क्लैन के इतिहास के बारे में बताती है और उसके पूर्वज शाओ जुन के बारे में भी बताती है। अपने पूर्वज के बारे में जानकर जियन खुद शॉक था, लेकिन वो उनके बारे में और जानना चाहता था कि यूनर को भी शाओ जुन के बारे में बहुत कम पता था, इसलिए वो जियन को और कुछ नहीं बता पाती है। अब आगे जियन एक कमरे में पालथी मारकर बैठा हुआ था। जियन ने अपनी शर्ट निकालकर साइड में रख दी थी। जियन की चेस्ट पर अभी के लिए वो डेमन स्पॉट एकदम क्लियरली दिख रहा था, जो अब पहले से तो काफी छोटा हो गया था, मगर उसके अंदर अभी भी काफी सारी पावर थी। जियन उस डेमन स्पॉट को देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, आज से कुछ सालों पहले मुझे इस डेमन स्पॉट से डर लगता था, पर अब जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे खुशी होती है, क्योंकि ये डेमन स्पॉट मेरे लिए अब मेरी पावर बढ़ाने का काम करेगा। जब जियान एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर था, तब जियान के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो इस डेमन स्पॉट को रिफाइन कर सके, पर डाउजोंग लेवल पर पहुंचने की वजह से जियान की अब वो पावर बढ़ गई थी और अब उसमें इतनी पावर आ गई थी कि वो ऐसा कर सके। थोड़ी देर तक उस डेमन स्पॉट को घूरने के बाद जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को उस डेमन स्पॉट के पास ले जाता है, जिससे उसके अंदर का पॉइजन रिफाइन होने लगता है। रिफाइन होकर वो पॉइजन डोईकुई के छोटे छोटे कतरों में बदल जाता है। जियन एक बार उन कतरों को देखता है, जो देखने में धागे जैसे लग रहे थे, मगर वो बाल से भी ज्यादा पतले थे। जियन उन सभी कतरों को अपनी डोईकुई की तरफ ले जाने लगता है। धीरे धीरे वो सारे धागे जियन के शरीर के अंदर घूमने लगते हैं और उसकी डोईकुई में मिक्स होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे जियन की पावर बढ़ने लगती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जियन की पावर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, पर ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये थी कि अगर जियन इतनी पावर किसी और तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता तो उसे न जाने कितने महीनों का समय लग जाता, पर इस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने की वजह से उसका वो काफी सारा समय बच गया था। अपनी पावर को बढ़ता हुआ महसूस कर जियन और तेजी से उस पॉइजन को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपनी काफी सारी ग्लेज फ्लेम पॉइजन के पास ले जाता है और उससे पॉइजन को जलाने लगता है। जलने की वजह से उस पॉइजन से काले रंग का धुआं निकलने लगता है। जियन उस धुएं को देखता है। जियन को पहले इस धुएं से काफी ज्यादा डर लगता था, मगर अब ये धुआं जियन के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जियन आसानी से इसका सामना कर सकता था, इसलिए जियन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और उस पॉइजन को रिफाइन करने पर अपना ध्यान लगाने लगता है। ग्लेस फ्लेम लगातार पॉइजन रिफाइन कर रही थी और जियन उस पॉइजन को अपने डोईकुई में बदलकर लगातार अपने शरीर में बहने दे रहा था, जिससे उसकी पावर भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जियन अपनी ये ट्रेनिंग जारी रखता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। इन पिछले 3 दिनों में यूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर, जिनलिन ये सभी जियन के कमरे के बाहर आए थे, मगर जब उन्होंने देखा कि जियन अभी के लिए ट्रेनिंग में बिजी है तो किसी ने भी जियन को डिस्टर्ब नहीं किया। इसी तरह 3 दिनों तक लगातार जियन की ट्रेनिंग जारी रहती है। जियन के कमरे में खामोशी फैली हुई थी, मगर पूरे ये सिटी में अभी के लिए तहलका मच गया था। सभी लोग आज से कुछ दिनों पहले हुए मुकाबले के बारे में बातें कर रहे थे और उसमें भी खास कर यूनर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सभी ने देखा था कि यूनर ने सिर्फ अपने कहने भर से आइस रिवर वैली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जो किसी भी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। और इस सभी का सबसे ज्यादा फायदा ये क्लैन को हुआ था। जब पूरे ये सिटी में ये बात फैली कि एक लड़की ने आइस रिवर वैली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उस लड़की का कनेक्शन ये क्लैन से है, तो बहुत से ऐसे क्लैन जो आज से कुछ टाइम पहले ये क्लैन पर हमला कर कर उसे हथियाने की कोशिश करने वाले थे, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी यूनर को नाराज करने की। इसी कारण अब ये क्लैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कोई भी ये क्लैन से पंगा लेने की अब कोशिश नहीं करता था। सभी लोग उनके सामने इज्जत से रहते थे। पर जिन लोगों की वजह से ये सब हो रहा था,
उन लोगों को तो इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता था। वो सभी लोग तो शांति से अभी के लिए ये क्लैन के अंदर रह रहे थे। इधर जियान अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ ग्लेस फ्लेम तैर रही थी, जिसने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रखा था। ग्लेस फ्लेम लगातार जियान के शरीर के ऊपर मौजूद पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर कर उसे डोइकुई में बदल रही थी, जिससे जियान की पावर लगातार बढ़ रही थी। जियान अपनी आंखें खोलता है और अपने शरीर पर मौजूद उस पॉइजन स्पॉट को देखता है। पहले वो पॉइजन स्पॉट जो किसी छोटी बॉल के बराबर का था, अब वो सिर्फ एक चींटी के बराबर का रह गया था। जियान जल्दी से अपनी पावर चेक करता है और खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब एक 3 स्टार डाउजोंग बन गया था। जियान अपने शरीर पर मौजूद पॉइजन स्पॉट को देखता है, जो अब एक चींटी जितना रह गया था। जियान सोचता है, क्या इससे मैं अपनी पावर बढ़ाकर 4 स्टार डाउजोंग लेवल पर पहुंच सकता हूं? यही सोचकर जियान अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर देता है। वो और तेजी से उस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने लगता है और लगभग आधे दिन में वो सारा का सारा पॉइजन स्पॉट रिफाइन होकर डोइकुई में बदल जाता है, जो डोइकुई अभी के लिए जियान के शरीर के अंदर बह रही थी। मगर उस पॉइजन स्पॉट के पूरी तरह से रिफाइन हो जाने पर भी जियान अभी के लिए 4 स्टार डाउजोंग लेवल पर नहीं पहुंचा था। वहां तक पहुंचने के लिए अभी उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, पर पॉइजन स्पॉट की सारी एनर्जी अब खत्म हो गई थी। जियान के शरीर पर वो पॉइजन स्पॉट अब बचा ही नहीं था, तो जियान अब और डोइकुई कहाँ से लाता? ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं अब और ज्यादा डोइकुई कहाँ से लाऊं? जियान सोचने लगता है। वो अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, मगर उसके पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं था। जियान सोच में पड़ जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली उसे एक रास्ता समझ आता है और जियान उसी रास्ते से अपनी पावर बढ़ाने का डिसाइड करता है। जियान जल्दी से अपने स्पेस्टो रिंग के अंदर से कई सारी जड़ी बूटियां निकालता है। इन सभी की सभी जड़ी बूटियों के अंदर फायर टाइप की एनर्जी थी। जियान उन सभी जड़ी बूटियों को रिफाइन करना शुरू कर देता है और उनसे निकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखा जाए तो इन जड़ी बूटियों को अगर जियान रिफाइन कर कर इनकी पिल बनाकर खाता तो उसे ज्यादा फायदा होता, मगर अभी जियान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इन्हें रिफाइन कर कर पिल बना सके। इसीलिए जियान ने डायरेक्टली इनकी एनर्जी लेने का डिसाइड किया था। इधर जहां जियान अपनी पावर बढ़ाने में लगा था, वहीं ये सिटी से हजारों किलोमीटर दूर आसमान में कुछ बहुत ही बड़े जंगली बीस्ट उड़ रहे थे। उन सभी जंगली बीस्टों की पीठ पर अभी के लिए कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन सभी ने पर्पल रंग के कपड़े पहन रखे थे। एक लड़का इन सभी में सबसे आगे खड़ा था, जो देखने में ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो लड़का काफी ज्यादा यंग था, इसलिए वो हैंडसम भी था, मगर उसके चेहरे को देखकर कोई भी उससे डर जाता, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूंखार मुस्कान थी, जैसे कि वो किसी को मारने के मिशन पर निकला हो। अगर कोई ध्यान से देखता तो वो इस लड़के को आसानी से पहचान जाता, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लिंकुआन था। वही लिंकुआन जिसे आज से कुछ सालों पहले जियानन अकेडमी भेजा गया था यूनर को लेने के लिए। उस समय उसने जियान पर हमला भी किया था, और अगर वहां पर जियानन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर नहीं आते तो वहां पर वो जियान को मार भी देता। पर उस समय वहां पर फर्स्ट एल्डर ने आकर जियान को बचा लिया था। लिंकुआन अपने पास ही मौजूद एक आदमी से पूछता है, हम अभी के लिए उस जगह से कितने दूर हैं? तो वो आदमी कहता है, हम अगले कुछ दिनों में वहां पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर लिंकुआन थोड़ी देर तक सोचता है, जिसके बाद वो कहता है, क्या वो शाओ क्लैन का कचरा वो जियान भी वहीं पर है? ये सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिलाने लगता है। जैसे ही वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है, लिंकुआन के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे कि वो जियान का नाम सुनकर ही जियान को मार देना चाहता हो। इधर जियान के चारों तरफ एनर्जी घूम रही थी, जो काफी ज्यादा वायलेंट थी। जियान उस एनर्जी को लगातार सोखने की कोशिश कर रहा था, मगर दिक्कत की ये बात थी कि इसके अंदर काफी ज्यादा वायलेंट एनर्जी थी। ऐसे में अगर जियान इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए इसे जियान रिफाइन करते हुए एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर जहां जियान की ट्रेनिंग यहाँ चालू थी, वहीं ये क्लैन के एक गार्डन में दो लोग आमने सामने बैठे हुए थे। बीच में एक बड़ी सी चेस रखी हुई थी और दोनों चेस खेल रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर थे।
यूनर चाल चलते हुए कहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे जियान ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया था जब हम जियानान अकेडमी में थे। जियान बता रहा था कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ वो भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अचानक से यूनर चाल चलना बंद कर देती है और उसे घूरते हुए कहती है, वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त ही है ना। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ नहीं कहती है, वो भी यूनर को देखने लगती है, लेकिन फिर उन दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है और कहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर, अब से कुछ दिनों बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। उस दौरान मैं तुमसे मदद मांगती हूँ कि तुम जियान का हमेशा साथ देना और उसे की हमेशा रक्षा करना। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए कहती है, जियान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से यूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों की एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को बहुत ही पावरफुल एनर्जीज अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उन्हें महसूस कर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ये लोग आइस रिवर वैली से हैं। इस पर यूनर कुछ नहीं कहती है, पर उसके देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ समझ में आ गया है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक से उन दोनों के आसपास का स्पेस हिलने लगता है और वहां पर गू क्लैन के वो दोनों एल्डर्स आ जाते हैं। यूनर उन दोनों को देखकर कहती है, लगता है वो लोग आ गए हैं। इस पर वो दोनों भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है, लगता है आज से कुछ दिनों पहले हुए मुकाबले की खबर हमारे गू क्लैन में पहुंच गई है, इसलिए उन लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर भेज दिया है। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे पूछते हुए कहती है, आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इस पर यूनर उसे समझाते हुए कहती है, ये सभी लोग हमारे गू क्लैन से हैं जो यहाँ पर मुझे लेने आए हैं। सच में ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए गू क्लैन से बाहर क्या गई, ये लोग मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ गए। क्या ये लोग यही चाहते हैं कि मैं हमेशा क्लैन के अंदर ही रहूं और कभी भी बाहर घूमने ना निकलूं। यूनर के चेहरे पर अभी के लिए काफी ज्यादा मजबूरी दिखाई पड़ रही थी। उसे अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो इन चीजों पर कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए अभी के लिए वो चुपचाप बस जो हो रहा था उसे देखने की तैयारी करने लगती है। और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर गू क्लैन के लोगों ने जियान के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी की तो वो उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगी। यूनर अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गू क्लैन के लोग यहाँ पर आए हैं तो वो जियान को परेशान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी चुप नहीं बैठेगी और ज़रूरत पड़ने पर बीच में दखल ज़रूर देगी। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।